ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रीतिकाल जो शुरू किया था, उसके प्रकरण संख्या 3 को हम पढ़ रहे थे, प्रकरण 3 को। वैसे पहले 50 बार बता चुका हूँ कि वीर गाथा काल हम पढ़ चुके हैं, फिर भक्ति काल के 6 प्रकरण, वीर गाथा काल के 4 प्रकरण, अब रीतिकाल के 3 प्रकरण हैं और तीसरा प्रकरण चल रहा है। ये प्रकरण भी आपको याद करवा दूँगा मैं, है ना? इन प्रकरण पूछता ही पूछता है। और रीतिकाल के प्रकरण 1 में तो हमने सामान्य परिचय पढ़ा था, प्रकरण 2 में हमने रीति के ग्रंथकार कवि पढ़े थे, रीति के अन्य कवि हम पढ़ रहे हैं प्रकरण 3 में। तो जो उसमें 32 कवि हम पढ़ चुके थे प्रकरण 3 में भी। और हम गौण कवियों को वैसे भी हम सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जितना उनका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इम्पोर्टेंट है तो पढ़ रहे हैं, अन्यथा उनको हम छोड़ दे रहे हैं, है ना? आपके ऊपर लोड नहीं पड़े ताकि। तो 32वें कवि हैं मधुसूदन दास, जो कि माथुर चौबे थे। इन्होंने गोविंद दास नामक किसी व्यक्ति के अनुरोध से संवत 1839 में रामाश्वमेधा नामक एक बड़ा और मनोहर प्रबंध काव्य बनाया, जो सब प्रकार से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का परिशिष्ट ग्रंथ होने के योग्य है। इसमें श्री रामचंद्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान, घोड़े के साथ गई हुई सेना के साथ सुबाहु दमन, विद्युन्माली राक्षस, वीर बणे, शिव सूरत आदि का घोर युद्ध, अंत में राम के पुत्र लव और कुश के साथ भयंकर संग्राम, श्री रामचंद्र द्वारा युद्ध का निवारण, पुत्रों सहित सीता का अयोध्या में आगमन, इन सब प्रसंगों का पद्म पुराण के आधार पर बहुत ही विस्तार से रोचक वर्णन किया है। ग्रंथ की रचना बिल्कुल रामचरितमानस की शैली पर हुई है। प्रधानतः दोहों के साथ चौपाइयों की भी है, पर बीच बीच में गीतिका आदि और छंद भी हैं। पद विन्यास और भाषा सौष्ठव रामचरितमानस का शाही है। प्रत्यय और रूप भी बहुत कुछ अवधि के रखे हुए हैं। गोस्वामी जी की प्रणाली में अनुसरण में मधुसूदन दास जी को पूरी सफलता हुई। ये अनुसरण होगा पक्का, ये अनुसरण लिखा हुआ है। इनकी प्रबंध कुशलता, कवित्व शक्ति और भाषा की शिष्टता तीनों उच्च कोटि की हैं। इनकी चौपाइयाँ अलबत्ता गोस्वामी जी की चौपाइयों में बेखटक मिलाई जा सकती है। सूक्ष्म दृष्टि वाले भाषा मर्मज्ञ को केवल थोड़े से ही ऐसे स्थलों में भेद लक्षित हो सकता है जहाँ बोलचाल की भाषा होने के कारण भाषा का असली रूप अधिक स्फुटित है। ऐसे स्थलों पर गोस्वामी जी के अवधि के रूप और प्रत्यय न देखकर भेद का अनुभव हो सकता है। पर जैसा कहा जा चुका है, पद विन्यास के प्रौढ़तर भाषा का सौष्ठव गोस्वामी जी का मेल है। ठीक है, बिल्कुल भी काम का नहीं है। मधुसूदन दास जी से हमको पढ़ना था, इनका कोई ऐसा कोई एक ग्रंथ है रामाश्वमेधा, बस ये याद रखना। इसके अलावा डिटेल में और कुछ याद नहीं रखना हमको। रामाश्वमेधा नाम किसका है? मधुसूदन दास का, ठीक है ना? रामाश्वमेधा वही पूछा नहीं है, पर पूछ ले, हो सकता है जो नहीं पूछा गया है, जो छोड़ दिया जाता है, वही पूछा जाता है विकास एग्जाम वगैरह में, ठीक है ना? इसके अलावा जो 31वें कवि थे हम पढ़ ही लिए थे, वंचित कवि, तो ठीक है। 32वें हमने मधुसूदन दास पढ़ ही लिया है अभी। 33वें कवि कौन है हमारे? मनियार सिंह, ठीक है। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस थोड़ा सा देख लेते हैं। काशी के रहने वाले क्षत्रिय, देव पक्ष में ही कविता की है और अच्छी की है। निम्नलिखित ग्रंथों का पता चलता है: भाषा महिमन, सौंदर्य लहरी, अनुमत छब्बीसी, सुंदरकांड। भाषा महिमन इन्होंने संबंध इतना इतने में लिखा है। इनकी भाषा सानुप्रास, श्रेष्ठ और परिमार्जित है। ओज भी पूरा है, अच्छे कवि हो गए हैं। कुछ भी काम का नहीं है, नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा मनियार सिंह, ठीक है। पंक्तियाँ छोड़ देंगे नीचे। आगे चलो, कृष्णदास जी, ठीक है। ये मिर्जापुर के रहने वाले कृष्ण भक्त जान पड़ते हैं और माधुर्य लहरी नाम की इनकी पुस्तक है। तो कृष्णदास की माधुर्य लहरी, है ना? आसान पुस्तक है, याद हो जाएगी। कृष्णदास जी की माधुर्य लहरी, मतलब माधुर्य लहरी किसकी पुस्तक है? कृष्णदास जी की, ठीक है, याद रह जाएगा वे, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ अगर, तो 34वें कवि पढ़ रहे हैं हम रीतिकाल के प्रकरण 3 में। तो माधुर्य लहरी नाम के 420 पृष्ठों की पुस्तक है, जिसमें विभिन्न छंदों का विस्तृत रीत का वर्णन किया गया है। कविता एक साधारणतः अच्छी है, ठीक है ना? नीचे पंक्तियाँ छोड़ सकते हैं। अगले कवि हैं 35वें गणेश, ठीक है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो गणेश ये नरहरि बंदीजन के वंश में लाल कवि के पुत्र और गुलाब कवि के पुत्र थे। और लाल कवि कौन है? जो छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य जिन्होंने लिखा है, छत्र प्रकाश नाम का। ये संवत 1850 से लेकर 1910 तक वर्तमान में थे। ये काशीराज महाराज उदित नारायण सिंह के दरबार में थे और महाराज ईश्वरी प्रसाद सिंह नारायण सिंह के यहाँ तक जीवित रहे थे। इनके 3 ग्रंथ लिखे हुए मिलते हैं: वाल्मीकि रामायण, शोकात प्रकाश और प्रद्युम्न विजय नाटक, ठीक है। और एक हनुमत 25 भी है।
नीचे चलते हैं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रद्युम्न विजय जो है इस समग्र पद्यबद्ध है और अनेक प्रकार के छंदों में 7 अंकों में समाप्त हुआ है। इसमें दैत्यों के व्रजनाभपुर नामक नगर में प्रद्युम्न के जाने और प्रभावती से गंधर्व विवाह करने की कथा है। यद्यपि इसमें पात्र प्रवेश, विषकंभक, प्रवेशक आदि नाटक के अंग रखे गए हैं, पर इतिवृत्त का भी वर्णन पद्य में होने के कारण नाटकत्व नहीं आया है। एक उदाहरण नीचे दिया जाता है, वो हमको नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं अगले कवि। 36वें कवि है सम्मन। ये मल्लावा के रहने वाले ब्राह्मण थे। 1834 में पैदा, नीति के दोहे, गिरधर की कुंडलियों के समान, गाँवों तो प्रसिद्ध है इनके भी, सम्मन के भी। इनके कहने में कुछ मार्मिकता है। दिनों के फेर आदि के संबंध में मर्म स्पर्शी दोहे स्त्रियों के मुंह से सुने जाते हैं। इन्होंने इतने इतने टाइम में पिंगल काव्यभूषण एक धृति ग्रंथ बनाया, और ये अधिकतर अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध है। इनका रचना काल इतना इतना माना जा सकता है। कुछ दोहे नीचे दिए गए हैं जो हमको नहीं देखने। 37वें है अगले कवि ठाकुर। आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कवि है ठाकुर, और रीतिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों में है। शुक्ल जी खुद कहते हैं कि इस नाम के 3 कवि हुए हैं, जिसमें से 2 तो जो थे वो असनी के ब्रह्म भट्ट थे और एक बुंदेलखंड के कायस्थ थे। तीनों की कविताएं ऐसी मिलजुल गई है कि भेद करना ही कठिन हो गया है। हाँ, बुंदेलखंड की ठाकुर की वे कविताएं पहचानी जा सकती है जिसमें बुंदेलखंडी कहावत और मुहावरे हैं। असनी वाले जो प्राचीन ठाकुर थे, ये रीतिकाल के आरंभ में संवत 1700 के लगभग पैदा हुए थे, और कुछ व्रत इनका नहीं मिलता। इसके अलावा केवल फुटकल कविताएं उधर उधर मिल जाती हैं। संभव है इन्होंने रीतिबद्ध रचना न करके अपने मन की उमंग के अनुसार समय समय पर कवित्व और सवैये रचे, और चलती और स्वच्छ भाषा में इनके ये सवैये बहुत सुने जाते हैं। देखो, ठाकुर नाम का वर्णन मिलता है। ठाकुर हमको याद रखना है, फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा वाला ठाकुर है। ठाकुर के नाम से जो भी रचना मिलेगी या फिर जो भी रचना है जो ठाकुर से संबंधित है, उसका उत्तर ठाकुर होगा। नीचे ये सवैया पढ़ते हैं कान काय को। सजी सुहे दो पुलत बिजुट छट्टा, से अटान चढ़ी घटा जोवती है। सुचिति हवे सुने धुनि मोरन की, रस माती संयोग सजोवती है। कवि ठाकुर वे पिय दूरी बसे, हम आंसुन सो संधोवत है। और धानी वे धनी पावस की रतियाँ, पति की छतियाँ लगी सोवत है। नीचे चलते हैं, मैं बता दूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट। देखो, नीचे दिया हुआ है कि असनी वाले दूसरे ठाकुर, जो कि ऋषिनाथ कवि के पुत्र थे और सेवक कवि के पितामह थे। सेवक कवि हम पढ़ते ही है ना, जो रीतिकाल में पैदा हुए, लेकिन रीति की जो बदली बनाए परिपाटी है, मुख्य धारा में नहीं पढ़ते हैं। प्रश्न आया था इस 12वें असिस्टेंट प्रोफेसर में कि रीतिकाल के वो कौन से कवि हैं जो रीति की मुख्य धारा में नहीं, जिनका नाम लिया जाता है। तो सेवक के भतीजे श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों का जो वर्णन किया है, उनके अनुसार ऋषिनाथ जी के पूर्वज देवकीनंदन मिश्र गोरखपुर जिले के कुलीन सरयू पारी ब्राह्मण पयासी के मिश्र थे और अच्छी कविता करते थे। एक बार मंझोली के राजा के यहाँ विवाह के अवसर पर देवकीनंदन जी ने भाटों की तरह कुछ कविता पढ़े और पुरस्कार दिया। इस पर उनके भाई बंधुओं ने उन्हें जातिच्युत कर दिया और वे असली के भाट नरहर कवि की कन्या के साथ अपना विवाह करके असली में जा रहे और भाट हो गए। उन्हीं देवकीनंदन के वंश में ठाकुर के पिता ऋषिनाथ कवि हुए हैं। ठाकुर ने संवत 1861 में सतसेन बरनार्थ नाम की बिहारी सत्य की टीका भी लिखी है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, कभी प्रश्न मैंने देखा नहीं है, पर सत सही बरनार्थ है ना, वर्णार्थ कह दो, बरनार्थ कह दो, ठीक है ना। तो बिहारी सत्य की टीका भी बनाई है, ठीक है। अतः इनका कविता काल इतना इतना माना जा सकता है। ये काशी राज के संबंधित काशी के नामी रयेश बाबू देवकीनंदन के आश्रित थे। इनका विशेष वृत्तांत स्वर्गीय पंडित अंबिकादत्त व्यास जी ने अपने बिहारी विहार में भूमिका में भी किया है। और बिहारी विहार जो है अंबिकादत्त व्यास की रचना है, और ये भी टीका है, बिहारी सत्सई की टीका है। अब जब इनका नाम जो है एक प्रकार से बिहारी विहार में भी लिया है, थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ठाकुर भी बड़ी सरस सी कविता करते थे। इनमें पद्यों में भाव और दृश्य का निर्वाह अबाध रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। ये पंक्तियां हम छोड़ सकते हैं। नीचे जो मेन ठाकुर आएंगे ना, वो नीचे आएंगे, जो मैं बताऊंगा ना, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, वो वाले, ठीक है। तीसरे ठाकुर जो होते हैं बुंदेलखंडी, ये है वो ठाकुर जिन्हें हम रीतिमुक्त कविता में पढ़ते हैं। इस जाति के कायस्थ थे और इनका पूरा नाम ठाकुर दास था। इनके पूर्वज काकोरी के रहने वाले थे और इनके पिता में खड़ग राय जी बड़े मनसबदार थे। उनके पुत्र गुलाब राय का विवाह बड़ी धूमधाम से ओरछे के राव राजा की पुत्री के साथ हुआ था, और यही गुलाब राय ठाकुर कवि के पिता थे। बहुत बढ़िया। किसी कारण गुलाब राय अपने ससुराल ओरछे में ही आ बसे थे, और संवत 1823 में ठाकुर का जन्म हुआ है। अब 1823 के अनुसार अगर हम देखें
57 माइनस करके तो 13 में से 7 जाते हैं तो 6 बचते हैं आजकल। और फिर एक इधर से एक लिया उधार तो 11 में से 5 जाते हैं, फिर से 6 बचते हैं। वाह यार! उसके बाद 1766 मोटा-मोटा खेलता है, ठीक है? हिसाब कर लेना। 1823 में से 57 माइनस करेंगे तो कितना बचता है? 1766 के आस-पास। तो 1766 ईस्वी में जन्म होता है। शिक्षा प्राप्त होने पर ठाकुर अच्छे कवि निकले, अरे वाह! और जैतपुर में सम्मान पाकर रहने लगे। उस समय जैतपुर के राजा केसरी सिंह जी ने ठाकुर के कुल के कुछ लोग बिजावर भी जा बसे थे। इससे ये कभी वहाँ भी रहा करते थे। बिजावर के राजा ने एक गाँव देकर ठाकुर का सम्मान किया। जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह के उपरांत जब उनके पुत्र राजा पारीक्षत गद्दी पर बैठे तब ठाकुर उनकी सभा के रत्न हुए। ठाकुर की ख्याति उसी समय से फैलने लगी और वे बुंदेलखंड के दूसरे राज दरबार में भी आने जाने लगे। अब ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि बांदा के हिम्मत बहादुर गोसाई के दरबार में कभी-कभी पद्माकर जी के साथ ठाकुर जी को भी नोक-झोंक हो जाया करती थी। एक बार पद्माकर जी ने, ये देखो इम्पोर्टेंट है ये, एक बार पद्माकर जी ने कहा कि ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं पर कुछ पद जो है हल्के-फुल्के पढ़ते हैं। इस पर ठाकुर बोले कि तभी तो हमारी कविता उड़ती-उड़ती फिरती है ना? तो हल्के पढ़ते तभी तो कविता उड़ती फिरती है। अर्थात इतने विख्यात है तो ऐसे ही थोड़े ना है। इतिहास में प्रसिद्ध है कि हिम्मत बहादुर कभी-कभी अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का कार्य साधन करते थे और कभी लखनऊ के नवाब के पक्ष में लड़ते थे। एक बार हिम्मत बहादुर ने राजा परीक्षत के साथ कुछ धोखा करने के लिए उन्हें बांदे बुलाया। राजा परीक्षत वहां जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कवि मिले और दो ऐसे संकेत भरे सवैये पड़े कि राजा परीक्षत लौट गए कि कैसे सुचित्त भय निकसो बिहसो बिलसो हरि दे गलबाही। यह छल छिद्रन की बतिया चलती छिन एक घड़ी पलमाई। ठाकुर वे जुरी एक भई रतिये पर पंच कछु ब्रजमाई। बहुत बढ़िया। और हाल चवाइन की दुह चाल की नाल तुम्हें है दिखात के नाल। तो दिखता क्यों नहीं है? कहते हैं कि ये हाल सुनकर हिम्मत बहादुर ने ठाकुर को अपने दरबार में बुला भेजा और बुलाने का कारण समझकर भी खुद ठाकुर बेधड़क चले गए। जब हिम्मत बहादुर इन पर झल्लाने लगे तब इन्होंने कहा कि वे ही नर निर्णय निदान में सराहे जात सुखद अघात प्याला प्रेम को पिए रहे। पंक्तियां इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये घनाक्षरी छंद है। हरि रस चंदन चढ़ाए अंग अंगदे में नीति को तिलक वेदी जस की दिए रहे। ठाकुर कहत मंजू पंजु ते मृदुल मन मोहिनी स्वरूप धारे हिम्मत हिये रहे। और भेंट भय सम ऐसे असमय अचाहे चाहे और लो निभाए आंखें एक से किए रहे, है ना? इस पर हिम्मत बहादुर जी ने जो कुछ कटु वचन कहा तब उन्हें सुना जाता है कि ठाकुर जी ने म्यान से तलवार निकाली और बोले। अब ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं। तो बोलना कोई ठाकुर था किसी गांव का, वो ये पंक्तियां बोल रहा है ना? कि सेवक सिपाही हम उन राजपूत ने के। अब ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है ठाकुर के विषय में। दान युद्ध जूरते में नेकुजे न मुड़ के। भाई किसी चीज से हम डरते नहीं है, किसी चीज में मुड़ के नहीं देखते। दान करना हो चाहे युद्ध में लड़ाई करनी हो, ऐसा भी है ना? और नीत देन वारे हैं मही पालन को। ये के विशुद्ध है सनहि साचे उर के। ठाकुर कहत हम बेरी बेवकूफन के। और जालिम दामाद हैं अदान या ससुर के। और चोजिन के चोजी महम मोजिन के मोजी महाराज। हम कविराज है पे चाकुर चतुर के। बहुत बढ़िया आप भाई, हम कविराज जरूर है पर नौकर तो हम तो सिर्फ कृष्ण भगवान के ही है, चतुर के ही है। और ये पंक्तियां है तो देखो पहली पंक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतिम तो उतनी ज्यादा नहीं है। फिर याद रख लेना, हम कविराज है चाकर चतुर के और सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के। दान युद्ध जोरी पे में नेको जेना मूल के। कभी भी मुकरते नहीं है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ठाकुर की पंक्तियां 2000 लग के पीछे परसेंटेज लगा लो आप, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो पढ़ा उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ठाकुर ही है। हिम्मत बहादुर जी चुपचाप सुनते गए। तो हो सकता है कभी पूछ ले कि ये पंक्तियां किसके दरबार में कही थी, तो हिम्मत बहादुर के दरबार में, ठीक है ना? और फिर मुस्कुराते हुए बोले, कवि जी बस मैं तो बस यही देखना चाहता था कि आप पूरे कवि हैं या पुरखों की हिम्मत भी आप में है। इस पर ठाकुर जी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया कि महाराज हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बलिहारी रही है। क्योंकि हिम्मत बहादुर का दूसरा नाम अनूपगिरी था ना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने श्लेष में बात कर दी कि एक अर्थ तो वो नॉर्मल बात कर दी और एक अर्थ में गूढ़ अर्थ निकल गया खुद राजा का कि हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बलिहारी रही है। आज हिम्मत कैसे गिर जाएगी, है ना? कि गोसा हिम्मत गिरी का असल नाम अनूप गिरी था। हिम्मत बहादुर शाही खिताबदार और इसके खिताब था, ठीक है? ठाकुर कवि का परलोकवास इतने इतने टाइम पे हुआ है, अतः इनका कविता का इतना इतना माना जा सकता है।
इनकी कविताओं का एक अच्छा संग्रह है ठाकुर ठसक के नाम से, पूछा जाता है ये के नाम से श्रीयुत लाला भगवान दी जी ने निकाला था। इन्होंने हो सकता है प्रकाशित किया था ये। इसमें दूसरे भी ठाकुर की कविताएं मिली हुई है। इस संग्रह में विशेषता ये है कि कवि का जीवन वृत्त भी कुछ दे दिया गया है। ठाकुर के पुत्र दरियाव सिंह के और पौत्र शंकर प्रसाद का भी वर्णन है, जो भी कवि थे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है पंक्तियाँ कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे, इनमें कृत्रिमता का लेश मात्र भी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये पंक्तियाँ पूछी गई है, किसने कही है ये पंक्तियाँ? शुक्ल जी ने। और वैसे भी जब कुछ समझ में नहीं आया और ऑप्शन में शुक्ल जी हो तो शुक्ल जी लगा देना चाहिए। अगर आलोचनात्मक कथन आता है ना अवधारणा वाला, तो समझ लीजिए, है ना। न तो कहीं व्यर्थ का शब्द आडंबरे, नहीं कल्पना की झूठी उड़ान, और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। जैसे भाव का जिस ढंग से मनुष्य मात्र का अनुभव करते हैं, वैसे भाव को उसी ढंग से ये कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। बोलचाल की चलती भाषा में भाव को ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है। ब्रज भाषा की श्रृंगारी कविताएं प्राय स्त्री पात्रों के ही मुख की वाणी होती है। अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तिया का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया है, उनसे उक्तियों में और भी स्वाभाविकता आ गई है। यह एक अनुभूत बात है कि स्त्रियां बात बात में कहावतें कहा करती है। उनके हृदय में भावों की भरपूर व्यंजना के लिए ये कहावतें मानो एक संचित वाङ्मय है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है ना, वैसा और किसी कवि ने नहीं किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में ठाकुर घनानंद ऐसा आ जाए तो समझ लेना कि लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है, तो रीतिमुक्त कवियों में ठाकुर ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं जिन्होंने लोकोक्तियों का भरपूर प्रयोग किया है। ठीक है। और इन कहावतों में जो कुछ, अब देखो मुहावरेदार भाषा हो सकती है सबकी हो, लेकिन भरपूर जो प्रयोग है, मधुर उपयोग जो है लोकोक्तियों का ठाकुर ने किया है, जो कि सर्वत्र प्रचलित है। कुछ खास बुंदेलखंड की है। ठाकुर सच्चे उदार और भावुक और हृदय के पार के कवि थे। इसी से वे इनकी कविताएं विशेषतः सवैये इनके लोकप्रिय है। ऐसा स्वच्छंद कवि किसी क्रम से बद्ध होकर कविता करना भला कहाँ पसंद करता, जब किसी विशेषण जी आया कुछ कहा, है ना। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यापार के अनेकांगदर्शी कवि थे। इसी से वे प्रेमा भाव में अपनी स्वाभाविक तन्मयता के अतिरिक्त कभी तो ये अक्ति फाग वसंत भोली हिंडोरा आदि के मगन दिखाई पड़ते हैं, तो कभी लोगों की क्षुद्रता कुटिलता दुशीलता आदि पर शोक प्रकट किए पाए जाते हैं। कभी काल की गति पर खिन्न और उदास देखे जाते हैं, तो कभी कर्म को ये कठिन समझते हैं। और नीचे पंक्तियाँ दी हुई है कि रूढ़ी के अनुसार शब्दों की लड़ी जोड़ लेने को ये कविता नहीं कहते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किसके बारे में कहा गया है कि रूढ़ी के अनुसार शब्दों को लड़ी जोड़ने के लिए जोड़ने जोड़ चलने को ये कविता नहीं कहते हैं। इनकी एक पंक्ति नीचे दी गई है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठाकुर के बारे में ये पंक्तियाँ कही गई है। किसने कही है? शुक्ल जी ने। क्या कहा है कि सीख लीनो मीन मृग खंजन कमंड नैन, है ना, सीख लीनो अस जो प्रताप ओ कहानो है, लोगन कबीत की वो खेल करी जानो। ये पंक्तियां है ना, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कबीत की वो खेल करी जानो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो, 1000 लिख के पीछे परसेंटेज लगा लो, एग्जाम में नहीं टपक जाए, मैं बता दूंगा आपको। और जो पंक्तियां मैंने बताई आपको लिखी हुई, उनमें से ही पक्का टपकेगी, ये 200% निश्चिंत मान के चलो आप। ठीक है ना। वो पंक्तियाँ हमने हालाँकि पंक्तियाँ बहुत कम करी है, तो कम ही करेंगे ना यार, ये बताओ। अब ऐसे-ऐसे लोग हैं जो कह देते हैं कि यार देखो हमने पढ़ाई थी पंक्तियाँ वहाँ से टपकी है, तो आपने 1000 पंक्तियाँ पढ़ाई थी, 1000 पंक्तियों में 4 भी नहीं टपकेगी तो कहाँ से टपकेगी? नहीं, पर हम पढ़ रहे हैं सिर्फ लिमिटेड पंक्ति, जो भी सिर्फ लिमिटेड कवियों की। मैं कोई याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपसे, बस उनको देखो, बस निहारते रहो, रिविज़न करते रहो, देखते रहो, सामने देखते रहो। याद करने का टाइम बाद में करते रहना, जब एक्सपीरियंस हो जाए अच्छा खासा टीचिंग का 5 साल 10 साल का, उसके बाद करते रहना। नहीं भी करोगे तो कोई पूछने नहीं वाला। ढेलत बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। तो समझ लेना ये कविता ठाकुर की है जो सभा में रहते हैं, है ना। कहाँ की सभा में? हिम्मत बहादुर की सभा में, है ना। और ये पहली पंक्तियाँ भी इंपॉर्टेंट है। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, है ना, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो। वैसे पहली पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, बस इतनी। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, बस ऑन, बस इंपॉर्टेंट बस। ठीक है, ये चलते हैं। के बाद में क्या होगा? अपने अपने सूठी गहन में चढ़े दो स्नेह की नाव पेरी। ठीक है, उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ होगा तो फिर मैं क्वेश्चन वगैरह करवाऊंगा, तब कर लेना। ठीक है, नीचे चलते हैं, बाकी पंक्तियाँ छोड़ सकते हैं। 38वें कवि हैं ललकदास।
बेनी कवि के भंडोवासी लखनऊ के कोई कंठीधारी महंत जान पड़ते हैं। वे अपने शिष्य मंडली के साथ इधर उधर फिरा करते हैं। इनका वर्तमान इतना ठहरता है और सत्योपाख्यान नाम का एक बड़ा वर्णनात्मक ग्रंथ मिलता है इनका। इनका मिलता है ये सत्योपाख्यान, ये मिलता है ललक कवि का, है ना, क्या नाम है, ललक दास। वही तो महत्वपूर्ण नहीं है, बस दिया हुआ है तो देख लेते हैं बस। ललक दास का सतोपाख्यान, है ना। इसमें रामचंद्र के भी जन्म से लेकर विवाह के साथ वर्णन है, कौशल के साथ कथा चलने का नहीं बल्कि जन्म की बधाई, बाल लीला, होली, जल क्रीड़ा आदि का ब्यौरे और विस्तार के साथ वर्णन मिलता है। महाराज रघु सिंह के राम स्वयंवर का स्वयं का है, वही इसका भी समझिए, पर इसमें सादगी है, केवल दोहे चौपाई में लिखा गया है। वर्णन करने में ललित दास जी ने भाषा के कवियों के भाव तो इकट्ठे किए ही हैं, संस्कृत कवियों के भाव भी रखे हैं, ठीक है ना, नीचे पंक्तियां दी हुई है, छोड़ सकते हैं। अगले कवि हैं 39वें खुमान, जो कि बंदी जन थे और तरखारी के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इनके बनाए ग्रंथ ये रहा: अमर प्रकाश खुमान का, अष्टयाम, लक्ष्मण शतक, हनुमान नक्षिक, हनुमान पंचक, पच्चीसी नीति विधान, समरसार, नरसिंह चरित्र। वैसे मुझे नहीं याद आता, लेकिन नरसिंह चरित्र हो सकता है कहीं देखा हो। खुमान कवि का ये खुमान, वो खुमान अलग है, वो अपने है ना, पढ़ते हैं ना, कौन सा दलपति विजय का खुमान रासो, वो खुमान रासो है वो, है ना, जो 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी में पढ़ते हैं अपन, ये खुमान कवि। अमर प्रकाश पढ़ा हमने खुमान का, और नरसिंह चरित्र पढ़ा, नरसिंह पच्चीसी पढ़ा। नीचे चलते हैं। इस सूची के अनुसार इनका कविता काल इतना माना जा सकता है। लक्ष्मण शतक में लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध बड़े फड़कते हुए शब्दों में कहा गया है। खुमान कविता में अपना उपनाम जो है मान रखते हैं, और इनकी पंक्तियां नीचे दी गई है जो हम छोड़ सकते हैं। 40वें कवि हैं नवल सिंह कायस्थ, बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। झांसी के रहने वाले समथर नरेश राजा हिंदुपति सिंह के सेवा करते थे, और हमने पढ़ा था कि राजा हिंदुपति की सेवा में, हिंदुपति के दरबार में एक और विख्यात आचार्य रीतिकाल के रहते थे, उनका नाम आपको बताना है, मैं बताऊंगा भी ये खत्म होने के बाद। और रचना की है, भिन्न भिन्न विषयों पर भिन्न भिन्न शैली है। ये अच्छे कवि चित्रकार भी थे। इनका झुकाव भक्ति और ज्ञान की ओर विशेष था, ठीक है। हिंदुपति के दरबार में रहते थे भिखारी दास, ठीक है, राजा हिंदुपति के दरबार। आगे चलते हैं, इनकी रचना है, ठीक है, नवल सिंह कायस्थ की रास पंचाध्याय, रामचंद्र विलास, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखनी अपन को। जो तरंग, रसिक रसिक रंजनी, विज्ञान भास्कर, ठीक है, ब्रज दीपिका, शुभंग शुभ शुक्रम्भा संवाद, नाम चिंतामणि, भारत सावित्री, आधा रामायण, रुक्मणी मंगल, रहस्य लावनी, कवि जीवन नाम से इसका है नवल का, कवि जीवन नाम से नवल कवि का, अध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, नारी प्रकरण, भरत वार्तिक रामायण, सुमिरनी, मिथिला खंड, जन्म खंड आदि, है ना। उक्त पुस्तकों में यद्यपि अधिकांश बहुत छोटी है, फिर भी इनकी रचना बहुरूपता का आभास देती है। इनकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई है, अतः इनकी रचना के संबंध में विस्तार और निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, खोज की रिपोर्ट के उद्धृत उदाहरणों को देखने में इनकी रचना पुष्ट और अभ्यस्त प्रतीत होती है। ब्रज भाषा में कुछ वार्तिक और गद्य भी उन्होंने लिखा है ना, नीचे पंक्तियां दी हुई है, छोड़ सकते। 41वें कवि है राम साहेब दास। राम साहेब भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इनकी रचना इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? चौबेपुर के रहने वाले भवानी दास कायस्थ के पुत्र थे, और काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के आश्रय में रहते थे, और बिहारी सतसई के अनुकरण पर इन्होंने राम सतसई लिखी थी, है ना। बिहारी सतसई के अनुकरण पर राम सतसई किसने लिखी है भाई? राम सहाय दास ने, राम से राम सहाय। बिहारी के अनुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इसी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इनके बहुत से दोहे सरस सद्भावना में बिहारी के दोहों के पास पहुंचते हैं, पर यह कहना कि दोहे बिहारी के दोहों में मिलाए जा सकते हैं, रसज्ञता और भावुकता से पुरानी दुश्मनी निकालना ही नहीं, बिहारी को कुछ भी नीचे गिराने का प्रयत्न समझा जाएगा। बिहारी में क्या क्या विशेषता हैं, यह उनके प्रसंग में दिखाया जा चुका है। जहाँ तक शब्दों की कारीगरी और वाग्वेदव्य से संबंध है, वहीं तक अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया है। पर भावों का सुंदर व्यंजना, चेष्टाओं का मनोहर चित्रण, हासों का सौष्ठव, है ना, और सुंदर व्यंजना, इस सब सही में कहाँ मिलेगी भाई, है ना। नकल ऊपरी बातों की हो सकती है, भावों की, है ना, इन चीज़ों की, चेष्टाओं की, है ना, इस चीज़ों की नहीं हो सकती है। हृदय की नहीं, पर हृदय पहचानने के लिए हृदय चाहिए। चेहरे पर दो आंखों से भी काम नहीं चल सकता। इनके बड़े भारी भेद के होते हुए राम सतसई श्रृंगार रस का उत्तम ग्रंथ है। इस सतसई के अतिरिक्त उन्होंने 3 पुस्तकें भी लिखी है ना।
ककहरा है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, ककहरा नाम से जो है किसकी है, राम सहाय दास की। राम सहाय दास, जब भी कोई ककहरा अर्थात कोई कहर आएगा एक प्रकार से दुख से, तो राम ही उसके सहारे बनेंगे, है ना, राम सहाय दास। वाणी भूषण अलंकार का ग्रंथ है, इनका खुद गाइए, किनका है वाणी भूषण, राम सहाय दास का। और व्रत तरंगिणी, मैंने आपको जब वृत्तिकाल पढ़ाया था नगेंद्र में, तब भी मैंने व्रत तरंगिणी का उल्लेख किया था कि जब राम ही, हम जब व्रत में फंस जाएंगे एक गोले में, तो तरंगों को पार करने के लिए राम जी सहारा बनेंगे, राम सहाय दास। वाणी भूषण अलंकार का ग्रंथ है व्रत तरंगिणी पिंगल का, पिंगल यानी कि छंद का। ककहरा जायसी की अखरावट के ढंग की छोटी सी पुस्तक है, शायद सबसे पिछली रचना है, क्योंकि इसमें धर्म और नीति के उपदेश है। राम सहाय का कविता काल इतना इतना है, नीचे कुछ पद भी दिए हुए हैं जिन्हें हम छोड़ सकते हैं। चंद्रशेखर एक कवि हैं 42वें, ठीक है, इनकी भी सेम रचना इंपॉर्टेंट है। ये चंद्रशेखर वाजपेयी थे, ठीक है ना, चंद्रशेखर वाजपेयी। इनके कौन सा ग्रंथ है, मैंने आपको बताया था, हमीर हट नाम से, मैंने याद भी करवा रखा है आपको ये ग्रंथ, है ना, क्योंकि हमीर रासो तो हम जोधराज का पढ़कर आ ही चुके हैं। इसके अलावा हमीर हट में एक ग्रंथ पढ़ के आते हैं ग्वाल कवि का भी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो चंद्रशेखर का है सबसे ज्यादा। ये मनीराम जी के अच्छे कवि थे, कुछ दिनों तक दरभंगे की ओर रहे, फिर 6 वर्ष तक जोधपुर नरेश महाराज मान सिंह के यहाँ पर भी रहे थे। अंत में पटियाला नरेश महाराज करम सिंह के यहाँ गए और जीवन भर पटियाला में रहे। इनका देहांत संवत इतने इतने टाइम पे हुआ था जब महाराज नरेंद्र सिंह के समय तक वर्तमान में थे, और इन्हीं के आदेश से इन्होंने वीर काव्य बनाया था हमीर हट के नाम से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त इनके ग्रंथ ये रहे विवेक विलास, रसिक विनोद, हरिभक्ति विलास, नक्श, वृंदावन शतक, ग्रह पंचाशिका, ताजक ज्योतिष और माधवी वसंत। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमीर हट याद रखना है आपको। यद्यपि श्रृंगार की कविता करने में बहुत ही प्रवीण थे, फिर भी इनकी कीर्ति को चिरकाल तक स्थिर रखने के लिए हमीर हट ही पर्याप्त है। उत्साह के उमंग की व्यंजना जैसी चलती स्वाभाविक और जोरदार भाषा में इन्होंने की है रचना, उस प्रकार से करने में बहुत ही कमी समर्थ हो पाए हैं। वीर रस के वर्णन में इस कवि ने बहुत ही सुंदर साहित्यिक विवेक का परिचय दिया है, साहित्य विवेक का। सूदन आदि के सम्मान, सूदन आदि के समान शब्दों की तड़ातड़ और भड़ाभड़ के क्षेत्र में न पढ़कर उग्रोत्साह व्यंजक उक्तियों का ही अधिक सहारा इस कवि ने लिया है, जो वीर रस की जान पड़ती है। दूसरी इस बात पर ध्यान देने है दूसरी बात ध्यान देने की ये है कि वर्णनों के अनावश्यक विस्तार को, जिसमें वस्तुओं की लंबी चौड़ी सूची भरी जाती है, स्थान नहीं दिया गया है। सारांश यह है कि वीर रस वर्णन की श्रेष्ठ प्रणाली का अनुसरण चंद्रशेखर जी ने किया है। रही प्रसंग विधान की बात, इस विषय में भी कवि ने नई उद्भावनाएं न करके पूर्ववर्ती कवियों का ही सर्वथा अनुसरण किया है। एक रूपवती निपुण स्त्री के साथ महिमा मंगोल का अलाउद्दीन के दरबार से भागना, ये सब कथा हम पहले पढ़कर आ चुके हैं, छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। अलाउद्दीन का उसे वापस लौटना, फिर युद्ध वगैरह होना, है ना, ये सब बातें जोधराज क्या उसके पूर्ववर्ती अपभ्रंश कवियों की ही कल्पना है, क्योंकि ये इतिहास में नहीं मिलती ये बातें, जो वीरगाथा काल की रूढ़ी के अनुसार लिखी गई थी। गढ़ के घेरे के समय गणपति की निश्चिंतता और निर्भीकता व्यंजित करने के लिए पुराने कवि गढ़ के भीतर नाच रंग का होना दिखाया करते थे। जायसी ने अपने पद्मावत में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़गढ़ के घेरे जाने के पर राजा रतन सेन के गढ़ के भीतर नाच कराना और शत्रु के फेंके हुए तीर से नर्तकी का घायल होना और उसका मर जाना, ये सब हम पढ़कर आ चुके हैं। ठीक उसी प्रकार हमीर हट भी लिखा गया है। ये चंद्रशेखर की अपनी उद्भावना नहीं है, एक बंधी हुई परिपाटी का अनुसरण है। नर्तकी के मरे जाने पर हमीर देव का यह कहना, हट करी मंड्यो युद्ध व्रथा ही, है ना, बहुत बढ़िया। केवल उनके तात्कालिक शोक के आधिक्य की व्यंजना, अर्थात बिना हट करने के चक्कर में युद्ध मर गए प्रकार से, है ना, उसे करुणा प्रलाप मात्र समझना चाहिए। इसी दृष्टि से इस प्रकरण के करुण प्रलाप राम ऐसे सत्य संत और वीरव्रती नायकों से भी कराए गए हैं। इनके द्वारा उनके चरित्र में कुछ भी लांछन लगता हुआ नहीं माना जाता। तो चंद्रशेखर वाजपेयी को हमने पढ़ा और उसमें सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि हमीर हट इनका एक ग्रंथ है, ठीक है ना। नीचे दिया हुआ है कि एक त्रुटि हमीर हट की अवश्य खटकती है कि सब अच्छे कवियों ने प्रतिनायक के प्रताप और पराक्रम की प्रशंसा द्वारा उससे भिड़ने वाले या उससे जीतने वाले नायक के प्रताप और पराक्रम की व्यंजना की है। राम का प्रतिनायक रावण कैसा था? इंद्र, मरुत, यम, सूर्य आदि सब देवताओं से सेवा लेने वाला। पर हमीर हट में अलाउद्दीन एक चूहिया के कोने में दौड़ने से डर के मारे उछल भागता है और पुकार मचाता है ना। चंद्रशेखर का साहित्यिक भाषा पर बड़ा भारी अधिकार था।
अनुप्रास की योजना प्रचुर होने पर भी भक्ति कहीं नहीं हुई है, सर्वत्र रस में सहायक है। युद्ध, मृगया आदि के वर्णन तथा संवाद की आदि सब बड़ी मर्मज्ञता से रखे गए हैं। जिस रस का वर्णन है ठीक उसके अनुकूल पदविन्यास है। जहाँ श्रृंगार का प्रसंग है वहाँ यहाँ प्रतीत होता है कि सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारी कवि की रचना पढ़ रहे हैं। तात्पर्य ये है कि हमीर हट हिंदी साहित्य का एक रत्न है। ये देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हमीर हट हिंदी साहित्य का एक रत्न है, और आपको कमेंट करके बताना है कि एक रत्न जो है ना किसी और के लिए भी कहा है। ये सेम शब्दावली का प्रयोग शुक्ल जी ने किया है, आपको बताना है, ठीक है ना। और ये वाला भी देखो, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, है ना। यानी कि स्त्री का जो तेल है ना वो भी दोबारा नहीं चढ़ते। कहते हैं ना कि शादी जो होती है एक बार ही होती है, दूसरी बात उस नियम के साथ नहीं हो सकती। तो वही यहाँ पे है। और हमीर हट चढ़े न दूजी बार, अर्थात हमीर को जब एक बार हट चढ़ जाता है तो वो उस काम को करके ही रहता है वो, है ना। और वाक्य ऐसे ही ग्रंथ में शोभा देते हैं। आगे कविता के कुछ नमूने दिए गए हैं जिन्हें हम छोड़ सकते हैं। स्त्री आकार तो होता है स्त्री, है ना। और अगला हो जाएगा अपने कवि कौन है अगला, यानी सिर्फ कवि है बाबा दीनदयाल गिरी। एक गोसाई थे। इनका जन्म शुक्रवार को हुआ था, इतने इतने बजे हुआ था, इस दिन हुआ था। ये पड़ोसी थे, सब लिखते हैं शुक्ल जी, मतलब मजे लेते हैं एक प्रकार। गायघाट मोहल्ले के एक पाठक के कुल में हुआ था। जब ये 5 या 6 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता इनके महंत कुशागिरी को सौंप चल बसे थे। महंत कुशागिरी पंचक्रोशी के मार्ग में पड़ने वाले देहली विनायक स्थान के अधिकारी थे। काशी में महंत जी के और भी कई मठ थे। ये विशेषतर गाय घाट वाले मठ में रहा करते थे। पर जब महंत कुशागिरी जी के मरने के बाद बहुत सी जायदाद नीलाम हो गई, तब ये देहली विनायक के पास मठोली गांव के मठ में रहने लगे। बाबा जी संस्कृत और हिंदी दोनों जानते थे। बाबा दयाल गिरी को पढ़ रहे हैं अपन। बाबू गोपाल चंद्र से इनका बड़ा स्नेह था। इनका परलोकवास संवत 1915 में हुआ था। ये अत्यंत सहृदय और भावुक कवि थे। इनकी सी अन्योक्तियाँ हिंदी के और किसी कवि के नहीं है। बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इतना कुछ पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट है। यद्यपि इन अन्योक्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत से लिए गए हैं, पर भाषा शैली की सरसता और पदविन्यास की मनोहरता के विचार से स्वतंत्र काव्य के रूप में है। हाँ, बाबा जी का भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार था। इनकी सी परिष्कृत स्वस्थ स्वव्यवस्थित भाषा थोड़े बहुत कवियों में मिलती है। पूर्वीपन या अव्यवस्थित वाक्य मिलते हैं पर बहुत कम। अन्योक्तियाँ इतनी मरबस नहीं हुई है। इनका अन्योक्ति कल्पद्रुम भी मिलता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इनका ग्रंथ, बस ये पूछा गया है कि अन्योक्ति कल्पद्रुम किसका ग्रंथ है। ये बाबा दीनदयाल गिरी का, है ना। दीन दयाल गिरी का, ये बाबा दीनदयाल गिरी का है अन्योक्ति कल्पद्रुम। इनकी एक साहित्य में अनमोल वस्तु है। अन्योक्ति के क्षेत्र में कवि की मार्मिकता और सौंदर्य भावना के स्फुरण का बहुत ही अच्छा अवकाश रहता है, पर इसमें अच्छे भावुक कवि की सफलता हो सकती है। लौकिक विषय पर तो इन्होंने सरल अन्योक्तियाँ कही हैं। अध्यात्म पक्ष में भी 2 एक रहस्यमयी उक्तियाँ इनकी है, ठीक है ना। नीचे ये पंक्तियाँ दी हुई है जो इम्पोर्टेंट नहीं है कि बाबा जी का जैसा कोमल व्यंजक पद विन्यास पर अधिकार था, वैसा ही शब्द चमत्कार आदि पर भी था। यमक और श्लेष में इनकी रचनाएं होती थी। इस प्रकार भावुकता अपने सामने रखते थे, वैसे प्रकार चमत्कार कौशल दिखाने में नहीं चूकते थे। इससे जल्दी नहीं कहने बनता कि इनमें कला पक्ष प्रधान है या हृदय पक्ष। बड़ी बात यह है कि इसमें दोनों ही प्राय अलग अलग रखा जा सकता है। अपनी मार्मिक रचनाओं के भीतर अपने चमत्कार प्रवृत्ति का प्रवेश प्राय नहीं होने दिया है। अन्योक्ति कल्पद्रुम के आदि में कई श्लिष्ट पद्य हैं, पर बीच में बहुत कम। इसी प्रकार अनुराग बाग में अधिकांश रचना शब्द वैचित्र्य आदि से मुक्त है। यद्यपि अनुप्रास युक्त सरस कोमल पदावली का बराबर व्यवहार हुआ है, पर जहाँ पर चमत्कार का प्रधान उद्देश्य रखकर ये बैठे हैं, वहाँ पर श्लेष यमक अंतर्लापिका सब मौजूद है। सारांश यह है कि दीनदयाल गिरी एक बहुरंगी कवि थे, जिनकी पुस्तक हम पढ़कर आए हैं, अन्योक्ति कल्पद्रुम। बस इतना सा इम्पोर्टेंट। नीचे इनकी रचनाएं छोड़ सकते हैं, बाकी सब वैराग्य, दिनेश, विश्वनाथ, नवरत्न, ये सब ये कितना सारा लिखते हैं किसी किसी कवि के बारे में। इनकी सूची के अनुसार इनका कविता काल इतना इतना माना जा सकता है। अनुराग बाग में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का बड़े ही ललित कवित्वों में वर्णन हुआ है। मालिनी छंद का बहुत बढ़िया प्रयोग किया है इन्होंने। दृष्टांत तरंगिणी में नीति संबंधित दोहे हैं, और विश्वनाथ नवरत्न में शिव की स्तुति है। वैराग्य दिनेश में एक ओर तो ऋतुओं का वर्णन है, तो दूसरी ओर ज्ञान वैराग्य आदि का, ठीक है। छोड़ सकते हैं बाकी इनको। नीचे पंक्तियाँ।
वीना जी एक बार देख के बताना कितना बचा हुआ है। 44वें कवि है हमारे पर्जन्यस, ठीक है ना? मुझे लगता है कि ये रीतिकाल के अन्य कवि ये खत्म होने वाला है, ठीक है? पर्जन्यस जो है ये पन्ना के रहने वाले थे। इनका कुछ विशेष वृत्तांत प्राप्त नहीं है। कविता काल इनका संवत 1900 के आसपास माना जा सकता है। पद्मनाभ इम्पोर्टेंट है, पर पद्मनाभ से रचनाएं इम्पोर्टेंट है बस। इनकी पुस्तक तो कोई नहीं मिलती है, पर इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह मिलता है और लोगों के मुंह से सुनी जाती है। इनका स्थान ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवियों में है। ये ठाकुर शिव सिंह जी के मधुर प्रिया और नक्श नाम की 2 पुस्तकों का उल्लेख मिलता है, पर वे मिलती ही नहीं है। भारत जीवन प्रेस ने इनकी रचनाओं का प्रकाश जो है पद्मनाभ प्रकाश के नाम से कराया है। ये ना उनको इनकी कविताओं को देखने से पता चलता है कि ये फारसी भी जानते थे। एक सवैया में इन्होंने फारसी के शब्द और वाक्य भरे हैं। इनकी रचना श्रृंगार की है। जैसे कठोर वर्णों का व्यवहार यत्र तत्र बराबर मिलता है। प्रतिकूल वर्णन की प्रभाव कम करते हैं, पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कोमल अनुप्रास युक्त ललित भाषा का व्यवहार उनमें नहीं है। पद विन्यास इनका अच्छा है। इनके फुटकल कवित्व अधिकतर अंग वर्णन के मिलते हैं, जिसमें अनुमान होता है कि इन्होंने नक्शिक लिखा होगा। शब्द चमत्कार पर इनका ध्यान रहता है, जिससे कहीं कहीं कुछ बंधपन आ जाता है। बस इतना सा ही पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट था। और इसके अलावा अगले कवि है 45वें गिरधर दास, ठीक है? पद्मनाभ, ठीक है? याद रखना। मुझे लगता है पद्मनाभ सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रीति मुक्त कवि है, बस इसलिए, है ना? गिरधर दास कौन है? गिरधर दास भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरधर दास जो हम पढ़कर ऊपर भी हम पढ़ के आए, इनका दूसरा नाम भी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे एक्चुअली में, ठीक है ना? इन्होंने नहुष नाटक भी लिखा था और भारतेंदु के हरिश्चंद्र के पिता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। ब्रजभाषा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे और इनका नाम था बाबू गोपाल चंद, ये इंपॉर्टेंट। ये अपना कविता में उपनाम गिरधर दास, गिरधर, गिरधरन रखते थे। भारतेंदु जी ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरधर दास कवि रच्य ग्रंथ 40, अतः इनके 40 ग्रंथ हैं। इनके पिता काले हरिश्चंद्र थे, जो काशी के बड़े प्रतिष्ठित रईस थे। 11 वर्ष की अवस्था में ही छोड़कर परलोक सिधार गए थे। इन्होंने अपने निज के परिश्रम से संस्कृत और हिंदी में बड़े स्थिर योग्यता प्राप्त की और पुस्तकों का एक बहुत अनमोल संग्रह किया। पुस्तकालय का नाम इन्होंने सरस्वती भवन रखा, जिसका मूल्य स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्र 1 लाख रुपए तक दिलवाते थे। इनके यहाँ उस समय के विद्वानों और कवियों की मंडली बराबर जमी रहती थी। इनका समय अधिकतर काव्य चर्चा में ही रहता था। इनका प्रलोकवास संवत 1917 में हुआ था। भारतेंदु जी ने इनके लिखे 40 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिसमें बहुतों का पता नहीं चलता है। भारतेंदु के दोहित्र हिंदी के उत्कृष्ट लेखक श्रीयुत बाबू ब्रजरतन दास जी हैं, जिन्होंने अपनी देखी हुई इन 18 पुस्तकों के नाम से इस प्रकार दिए हैं, ठीक है ना? अब वैसे इंपोर्टेंट तो नहीं, बट देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ। जरासंध महाकाव्य भी है इनका, भारतीय भूषण भी है, भाषा व्याकरण है, ठीक है ना? अब ये इंपॉर्टेंट है भारतीय भूषण, बस ये किसका कवि है? गिरधर दास का, है ना? और ये मैंने आपको ये पहले भी बता रखा था, गिरधर दास जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये गिरधर दास जी का भारतीय भूषण, बस ये इंपॉर्टेंट है। और भूषण अलंकार ग्रंथ है ये। इसके अलावा रस रत्नाकर, ग्रीष्म वर्णन छोड़ दो, मत्स्य वराह वगैरह छोड़ दो, परशुराम, राम कथा, बलराम, कली कथामृत, नहुष जो इनका नाटक है, ये आधुनिक काल में पढ़ते हैं हम कि नहुष नाटक के रचिता कौन है। तो कवि गिरधर जो है, गिरधर दास जिसे हम कहते हैं, या गोपाल चंद्र भी जिनका नाम है, या भारतेंदु के पिताजी का नाटक है नहुष। बस ये 2 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गर्ग संहिता वगैरह तो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। गर्ग संहिता भी किसी रचना है गिरधर दास की। ग से गर्ग, ग से गिरधर वैसे भी याद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी के एक नोट के आधार पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्ण दास जी ने इनकी 21 और पुस्तकों का वर्णन किया है, जो हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। इनकी 2 ढंग की रचनाएं हैं, गर्ग संहिता और आदि भक्ति मार्ग की कथा तो सरल और साधारण पद्यों में कही गई है, पर काव्य कौशल की दृष्टि से जो रचनाएं इंपॉर्टेंट है वो है जरासंध वंड, भारती भूषण और रस रत्नाकर और ग्रीष्म वर्णन। ये यमक और अनुप्रास आदि से लदी हुई है और बहुत स्थलों पर दुरूह हो गई है। सबसे अधिक यमक और अनुप्रास का चमत्कार दिखाया है। अनुप्रास और यमक का ऐसा विधान जैसा जरासंध वध में है, वैसा कहीं नहीं मिलेगा। जरासंध वध अपूर्ण है, केवल 11 सर्गों तक लिखा गया है, पर अपने ढंग का अनूठा है। जो कविताएं देखी गई है उससे ये धारणा होती है कि इनका झुकाव चमत्कार की ओर अधिक था। रसात्मकता इनकी कविता में वैसी नहीं बात पाई जाती है। 28 वर्ष की आयु पाकर इनकी अधिक पुस्तकें लिख डालना पद्य रचना में
अद्भुत अभ्यास सूचित करता है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं, जो हम नहीं पढ़ेंगे। बस भारती भूषण जरूर याद रखना, गर्ग संहिता याद रखना, बाकी तो रस अपना गर्भ ही है वैसे तो, ठीक है, ये तो याद रखना है। 46वें कवि है द्विजदेव, ठीक है। ये जो है राजा थे, एक्चुअली में महाराज मानसिंह था, अयोध्या के राजा थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अंतिम कवि है क्योंकि ये, और बड़े ही सरस कविता करते थे, ऋतुओं का वर्णन भी मनोहर करते थे। इनके भतीजे भुवनेश जी थे। द्विजदेव ने 2 पुस्तकें बनाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका है ना, ठीक है ना। श्रृंगार लतिका एक बहुत ही विशाल ग्रंथ है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द्विजदेव का श्रृंगार बत्तीसी, द्विजदेव का श्रृंगार लतिका। श्रृंगार लतिका एक बहुत ही विशाल और सटीक संस्करण महारानी अयोध्या की ओर से हाल ही में प्रकाशित हुआ है। इसके टीकाकार है भूतपूर्व अयोध्या नरेश महाराज प्रताप नारायण सिंह। श्रृंगार बत्तीसी भी एक बार छपी थी। द्विजदेव के कवित्व कवि प्रियों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जैसे पद्माकर के प्रसिद्ध है। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए, ठीक है ना। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। अब देखो ये रीतिमुक्त कवि हो गए, इस प्रकार से ये है ना, रीतिमुक्त कवियों में जो सबसे फेमस हो गए अंतिम, उनमें नाम आएगा किनका? ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें प्रसिद्ध समझना चाहिए, किसको? द्विजदेव को। क्योंकि जिस प्रकार से लक्षण ग्रंथ, अब लक्षण ग्रंथ कौन? जो रीति की परिपाटी का अनुसरण करते हैं, उसमें अंतिम प्रसिद्ध कवि थे पद्माकर। उसी प्रकार समुचित श्रृंगार परंपरा में ये है इनकी सी। अब श्रृंगार परंपरा का मतलब हो गया रीतिमुक्त कवि, ठीक है ना। इनकी सी सरस और भावमय फुटकल कविता, श्रृंगारी कविता फिर भी दुर्लभ हो गई है। इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छंदता, अनुप्रास आदि चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषा बंदी कहीं नहीं होने दी है। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। बहुत से कवियों के ऋतु वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते हैं, रस्म की अदा करते जान पड़ते हैं, पर इनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक की साफ झलकती है। एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु के आगमन पर इनका हृदय आगवानी के लिए मानो आप से आप आगे बढ़ता गया है। इनकी कुछ कविता नीचे दी गई है, जो पंक्तियां हम छोड़ सकते हैं, वैसे पंक्तियां इनकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इनकी श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका आपको याद रखनी है बस, है ना। और रीति मुक्त के इंपॉर्टेंट कवि हैं ये भी, जैसे घनानंद बोधा, आलम ठाकुर, द्विजदेव वगैरह है ना, उसी प्रकार फिर द्विजदेव तो ये खुद है से राजा मानसिंह, इनका दूसरा नाम ही ये इंपॉर्टेंट है, अयोध्या का नरेश है, ठीक है। हो गया, चलो बहुत बढ़िया, खत्म। चलो इसी के साथ रीतिकाल भी आज हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। रीतिकाल का प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 तीनों हमने पढ़ लिया है। यहाँ तक किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। और बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं आप सभी को कि आप सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने की पुस्तक की चाह रखते थे, और आपने वीर गाथा काल, आधुनिक काल और रीतिकाल यहाँ पे पूरा कर लिया है। अब हमारा हिंदी साहित्य का एक सर्वश्रेष्ठ पाठ जिसे हम कह सकते हैं, या फिर आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल एक तरफ है, और अपने आप में एक विशेष ख्याति रखने वाला काल जिसे कहते हैं आधुनिक काल, ठीक है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और हम रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं इसको, जो हिंदी साहित्य की रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि जितने भी चमत्कार जो हमको दिखाई देते हैं, जितनी भी विविधता हमको दिखाई देती है, जितना भी हिंदी साहित्य का जो वास्तविक अर्थ निकल के आता है, वो निकल के आता है आधुनिक काल में। साहित्य का जो प्रयोग, साहित्य का जो अर्थ हो सकता था, साहित्य का जो काम लिया जा सकता था, वो सब काम हमने आधुनिक काल में लिया है, ठीक है। जितना भी बेहतरीन तरीके से लिखा जा सकता था, जितने भी विविधता से परिपूर्ण, जितने भी बड़े-बड़े ग्रंथ, जितने भी छोटी-छोटी रचनाएँ, ये सब के सब हमने आधुनिक काल में देखा। और जितने बेहतरीन से बेहतरीन कवि हो सकते थे, वो हमको आधुनिक काल में मिले, और विविधताओं से भरपूर कवि। धूमिल जैसे सातोत्तरी कविता के कवि नहीं, नक्सलबाड़ी और ये कविता लिखते हैं ना वो वाले, मुक्तिबोध जैसे फैंटेसी के कवि हमको मिलते हैं आधुनिक काल में, ठीक है। तो आधुनिक काल पढ़ेंगे हम, जिसमें हम गद्य खंड पढ़ेंगे पहले, फिर पद्य खंड पढ़ेंगे। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, इसे स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं। शुक्ल जी कैसे उनकी बुराई करते हैं। हालाँकि शुक्ल जी में ये सब नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि शुक्ल जी तो जो है ना लिमिटेड है ना, ये तो 1900 लगभग 29 के आसपास छपवाया था, तो यहाँ तक का वर्णन मिलता है मोटा-मोटा, इसमें देखो 1925 तक का बस, है ना। और खत्म हो जाएगा जल्दी ये तब। हाँ, आधुनिक काल ऑल ओवर जो मैं बात कर रहा हूँ, वो तो हम पढ़ेंगे ही सही ना आधुनिक काल। तो ऐसा तो है नहीं कि शुक्ल जी के नहीं है तो उसके बाद हम आधुनिक काल नहीं पढ़ेंगे, नोट्स में पढ़ेंगे, नगेंद्र वाली पुस्तक से पढ़ेंगे। पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुशी मनाओ। आधुनिक काल शुरू करेंगे कल से, अगली क्लास से, है ना। लगभग इस वाली पीडीएफ में 841 पेज थे, 530 पेज हो चुके हैं, ठीक है ना।
तो बहुत बढ़िया। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, बाकी शेयर वगैरह करते रहिए। वीडियो बंद कर देता हूँ मैं, है ना?